हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और आज का हमारा पहला टॉपिक है वेयर डिड द वर्कर कम फ्रॉम। फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर, फैक्ट्रीज में वर्कर्स की ज़रूरत होती थी। विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्री दिस डिमांड इंक्रीज, और फैक्ट्रियों के बढ़ने की वजह से ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। इन 1901 देयर वर 5,84,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्री। 1901 तक इंडिया में ही सिर्फ 5,84,000 वर्कर्स हो गए अलग अलग इंडियन फैक्ट्रीज में। बाई 1946 द नंबर वॉज टेकन टू 24,36,000। वेयर डिड द वर्कर कम फ्रॉम, और 1946 तक आते आते ये वर्कर्स की तादाद 24,36,000 तक बढ़ गई। ये वर्कर्स कहाँ से आते थे? इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड। ज़्यादातर जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज होती थी, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता था, तो वर्कर आसपास के डिस्ट्रिक्ट जिलों से ही आते थे। पीजेंट्स एंड आर्टिशियन हु फाउंड नो वर्क इन द विलेज वेंट टू द इंडस्ट्रियल सेंटर इन सर्च ऑफ वर्क। किसान और कारीगर जिन्हें गांव में कोई भी काम नहीं मिलता था, तो वो इस तरह के इंडस्ट्रियल सेंटर में आ जाते थे काम की तलाश में। ओवर 50% वर्कर्स इन द बॉम्बे cotton industry in 1911 came from the neighboring district of Ratnagiri, while the mills of Kanpur got most of the textile hands from the village within the district of Kanpur. तो ज़्यादातर 50% वर्कर्स जो बॉम्बे के कॉटन इंडस्ट्री के थे, वो बॉम्बे के पास में डिस्ट्रिक्ट था रत्नागिरी, वहाँ से ही आ जाते थे। और कानपुर की जो मिलें थी, वहाँ पर भी कॉटन टेक्सटाइल में ज़्यादातर जो लोग काम करने वाले थे, तो वो कानपुर के आसपास के जो ज़िले होते थे, उन्हीं गाँव में से आ जाते थे। Most often, mill worker move between the village and city, returning to their village home during the harvest and festival. तो ज़्यादातर मिल में काम करने वाले वर्कर्स जो होते थे, वो शहर और गांव के बीच में आते जाते रहते थे। और जिस समय हार्वेस्ट का टाइम होता था, मतलब जिस समय कटाई का समय होता है, या जब कोई तीज त्योहार होता था, तब वो अपने गाँव जाते थे। ओवर टाइम एज द न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, वर्कर्स ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस। तो जैसे जैसे ये न्यूज़ फैलने लगी, तो वर्कर्स जो थे अलग अलग डिस्टेंस से ट्रैवल करते थे और मिलों में जाते थे। दे वेंट टू वर्क्स इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे एंड इन द जूट मिल ऑफ कलकत्ता। तो साथ ही साथ बॉम्बे की टेक्सटाइल मिल हो गई और जूट मिल कलकत्ता की हो गई, यहाँ पर जो वर्कर्स होते थे वो काम करने जाते थे। जॉब मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। मिल्स तो बहुत ज़्यादा थी और डिमांड भी वर्कर्स की बढ़ रही थी। द नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब अवेलेबल, लेकिन काम ढूंढने वाले हमेशा ज़्यादा ही होते थे, जितनी जॉब्स होती थी उससे ज़्यादा। तो एंट्री में मिल का रिस्ट्रिक्शन होना भी बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे? ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जिनकी इंडस्ट्रीज होती थी, वो एक इंसान को एम्प्लॉयड करते थे, मतलब एक इंसान को रखते थे, उसको जॉबर कहा जाता था। और जॉबर जो होता था वो और कोई नहीं, इंडस्ट्री का ही बहुत ही पुराना कर्मचारी होता था। और वो क्या करता था? वो अपने जान पहचान के लोगों को गांव से लेकर आता था और उन्हें जॉब दिलाता था, उनको शहरों में आने में मदद करता था, उनको शहरों में रहने में मदद करता था, और अगर कोई दिक्कत होती थी तो उस टाइम पर लोगों को पैसा भी प्रोवाइड करता था। A jobber themselves became a person with some authority and power. और धीमे धीमे जॉबर्स जो होते थे वो भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन गए और इनके पास भी कुछ अथॉरिटी पावर आने लगी। ही began demanding the money and gift for his favor and controlling the lives of worker. तो धीमे धीमे जॉबर्स भी लोगों से पैसे लेने लगे ताकि उनको काम दिलाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक, peculiarities of the industrial growth. European managing agency which dominate the industrial production in India were interested in certain kind of product. जो यूरोपियन एजेंसीज होती थी, वो जो कि भारत के इंडस्ट्री को डोमिनेट करती थी, उनको कंट्रोल करती थी, वो किसी तरीके के कुछ सामान में ही प्रोडक्ट्स की डीलिंग में इंटरेस्टेड होते थे। दे एस्टैब्लिश द टी एंड कॉफी प्लांटेशन, एक्वायरिंग द लैंड एट द चीप रेट फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट, एंड दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग इंडिगो एंड जूट। तो ज़्यादातर ये जो मैनेजिंग एजेंसीज होती थी, ये बड़े बड़े टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन को इस्टेब्लिश करती थी और कॉलोनियल गवर्नमेंट से काफ़ी सस्ते दामों पे ये प्लांटेशन को ले लेती थी और काफ़ी भारी मात्रा में ये पैसा इन्वेस्ट करते थे। कहाँ पे? माइनिंग में, इंडिगो नील की खेती में, जूट की खेती में। When Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, they avoiding competing with Manchester good in Indian market. तो जब इंडियन बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्रीज को भारत में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो किसी भी तरीके से मैनचेस्टर, मतलब जो विदेश के सामान होते थे, गुड्स होते थे, उससे कम्पीट नहीं करते थे भारत की मार्केट में।
Since yarn was not an important part of British import into India, the early cotton mill in India produced coarse cotton, yarn, thread rather than fabric. क्योंकि जो यार्न होता था, जो धागा होता था, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा ब्रिटिश इम्पोर्ट्स का नहीं होता था। और ज़्यादातर जो कॉटन मिल इंडिया में होती थी वो मोटी कॉटन को प्रोड्यूस करती थी। व्हेन यार्न वॉज इम्पोर्टेड इट वॉज ओनली ऑफ सुपीरियर वैरायटी। तो जो भी धागा इम्पोर्ट होता था, मतलब जा रहा था, तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था। द यार्न प्रोड्यूस इन इंडियन स्पिनिंग मिल वॉज यूज बाई हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया और एक्सपोर्टेड टू चाइना। तो जो भी धागा इंडियंस के द्वारा स्पिनिंग मिल की मदद से या हैंडलूम की मदद से वीवर्स कारीगर बनाते थे, उसको ज़्यादातर चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। By the first decade of the 20th century, a series of the changes affected the pattern of industrialization. बहुत सारे बदलाव होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न में काफ़ी चेंज देखने को मिला। As the स्वदेशी मूवमेंट gathered momentum, जैसे जैसे स्वदेशी मूवमेंट भारत में बढ़ने लगा था, नेशनलिस्ट मोबिलाइज द पीपल टू बॉयकॉट द फॉरेन थ्रोट। तो जो नेशनलिस्ट होते थे, जो देश के लिए लड़ते थे, वो लोगों से वो कहते थे या उनको परsuade करते थे कि उन्हें फॉरेन क्लोथ का इस्तेमाल नहीं करना है। इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द टैरिफ प्रोटेक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशन। तो इंडस्ट्रियल ग्रुप अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे, एक दूसरे की कलेक्टिव इंटरेस्ट, एक दूसरे की भलाई के लिए साथ में काम करने लगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर डालने लगे कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ ना बढ़ाया जाए और उनको कुछ छूट भी दी जाए। From 1906, moreover, the export of Indian yarn to China declined, since produced from Chinese had Japanese mill flooded the Chinese market. और धीमे धीमे इंडिया का यार्न जो चाइना जा रहा था एक्सपोर्ट होके, वो भी गिरने लगा, क्योंकि चाइनीज़ और जापानीज़ की जो मिल्स थी, जो फैक्ट्रियाँ थी, वो पूरी तरीके से फ्लडेड हो गई थी, मतलब पूरी भर गई थी चाइना की मार्केट इनके सामान से। सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगैन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लोथ प्रोडक्शन। तो अब इंडस्ट्रीज जो भारत के थे वो धागे की बजाय क्लोथ मतलब प्रोडक्शन में उतर आए और क्लोथ का प्रोडक्शन करने लगे। क्लोथ पीस गुड प्रोडक्शन इन इंडिया डबल बिटवीन 1900 टू 1912। तो इस तरीके से क्लोथ का प्रोडक्शन धीमे धीमे इंडिया में सिर्फ 12 साल के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। Yet till the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज स्लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो बहुत ही स्लो था। वॉर की वजह से इंडिया में एक नई तरीके की सिचुएशन आई, क्योंकि ब्रिटिशर्स की मिल जो थी वो अपने वॉर के टाइम में बिजी थी और वॉर की चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए बिजी थी। और ब्रिटिश मिल जो थी वो ज़्यादातर वो प्रोड्यूस कर रही थी जो उनकी आर्मी को चाहिए था। मैनचेस्टर इंपोर्ट इंडिया इनटू इंडिया डिक्लाइन। और इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स का सामान भारत में आ रहा था वो कम हो गया, क्योंकि सारा सामान वॉर में जाने लगा था। सडनली इंडियन मिल हैड अ वास्ट होम मार्केट। तो एक तरीके से इंडिया के पास इंडिया की मिल्स को एक मौका मिला और इंडियन मिल्स को मौका मिला। इंडियन की फैक्ट्रीज का इस्तेमाल किया जाने लगा, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि जो सामान अब वो नहीं बना पा रहे थे तो वो इंडिया की फैक्ट्रीज बना रही थी। जैसे कि जो वॉर में आर्मी के लोगों की यूनिफॉर्म होती है, टेंट हो गया, लेदर के जूते हो गए, जूट बैग हो गया, तो ये सारी चीज़ें, घोड़े पे बैठने के लिए जो सैडल्स होते हैं, वो इस तरीके के बहुत सारे सामान जो हैं वो इंडिया की फैक्ट्रीज बनाने लगी। न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड ओल्ड वन रैन मल्टीपल शिफ्ट। नई नई फैक्ट्रियाँ बन रही थी और पुरानी फैक्ट्रियाँ अलग अलग शिफ्ट में घंटों तक काम करती रहती थी। बहुत सारे न्यू वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था और घंटों तक काम होता रहता था। और वॉर जब तक चलता रहा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसीलिए इतना ज़्यादा बढ़ता भी रहा। आफ्टर द वॉर के बाद क्या हुआ? मैनचेस्टर जो अपना सामान भारत में लाते थे वो दोबारा वो पोजीशन पे नहीं आ पाए जैसे कि वो पहले थे। अब इंडियन मार्केट में उनकी पकड़ कमज़ोर होने लगी। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द यूएस, जर्मनी एंड जापान, द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन क्रम्बल आफ्टर द वॉर। और साथ ही साथ ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो बुरी तरीके से क्रम्बल मतलब धराशाही हो गई, क्योंकि ब्रिटेन जो है यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, जापान जैसे मॉडर्नाइज देशों के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा था और वॉर में नहीं खड़ा हो पा रहा था। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स। कॉटन का प्रोडक्शन उनका बुरी तरीके से ख़त्म हो गया और एक्सपोर्ट भी जो है ब्रिटेन का पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। Within the colonies, local industries gradually consolidated their position.
सब्स्टिट्यूटिंग द फॉरेन मैन्युफैक्चर एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट। तो ब्रिटेन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और साथ ही साथ ब्रिटेन ने जहाँ पर भी अपनी कॉलोनीज बना रखी थी तो वहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उन्होंने अपनी पोजीशन पकड़ बना रखी थी। धीमे धीमे फॉरेन मैन्युफैक्चरर से अपना नाता तोड़ के लोकल मार्केट और होम मार्केट में वो ज़्यादा ध्यान देने लगे और होम मार्केट को कैप्चर करने लगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। नेक्स्ट टॉपिक, while the factory industries grew after the war, large industries form only a small segment of economy. Most of them, about 67% in 1911, were located in Bengal and Bombay. तो इस वॉर के दौरान बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बढ़ी थी और सिर्फ 1911 में 67% आपकी जो इंडस्ट्रीज थी वो ज़्यादातर बंगाल और बॉम्बे जैसे क्षेत्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही थी। बाकी पूरे देश में हमारे यहाँ छोटे छोटे प्रोडक्शन या छोटे छोटे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे काम हो रहा था। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्री। तो बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा था लेबर्स का जो कि रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में काम करते थे। 5% इन 1911, 10% इन 1931। तो ये एक परसेंटेज दिया है कि सिर्फ 5 to 10% आपके ऐसे वर्कर्स थे जो कि रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में काम करते थे और जो रेस्ट ऑफ वर्कफोर्स था, जो बाकी के कारीगर थे, वो छोटी छोटी वर्कशॉप में या घरों में चल रही यूनिट या सड़कों या गलियों के किनारे किनारे पे जो काम चलता है वहाँ पर अपना काम चलाते थे। इनफैक्ट इन सम इंस्टेंट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपैंडेड। और उसके बाद 20th सेंचुरी तक आते आते हैंडलूम प्रोडक्शन, हाथ का बना हुआ जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होने लगा। Now this is true in the case of handloom sector that we have discussed. While cheap machine made thread wiped out the spinning industry in 19th century, the weavers survived despite problems. In the 20th century, handloom cloth production expanded steadily, almost trebling between 1900 to 1940. इसका मतलब ये है कि हैंडलूम सेक्टर जो था धीमे धीमे बढ़ रहा था और जो चीप सस्ती मशीन मेड जो थ्रेड होती थी उसका इस्तेमाल होने लगा और इससे जो वीवर जो हाथ से बना हुआ काम करते थे उनको कुछ प्रॉब्लम्स तो आई, लेकिन 20th सेंचुरी में हैंडलूम का काम जो था, क्लॉथ प्रोडक्शन का जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। हाउ डिड दिस हैपन? ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी मशीन या इन्वेंशन हो रहे थे जिसकी मदद से काम को अब करना आसान हो रहा था। दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। हैंडीक्राफ्ट पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। जो लोग हाथ से काम कर रहे थे अब वो नई टेक्नोलॉजी को समझ रहे थे, अपना रहे थे। इससे क्या हो रहा था? प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा था और कॉस्ट भी कम लग रही थी। जैसे कि फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल एक आपकी मैकेनिकल डिवाइस था जो कि वीविंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके के डिवाइसेस की इन्वेंशन की वजह से क्या हुआ? वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वर्कर का काम करने का जो स्पीड होता है वो बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ गया और साथ ही साथ रिड्यूस द लेबर डिमांड। और मशीनों की इन्वेंशन की वजह से लेबर की डिमांड में भी कमी आ गई। 1941 तक आते आते 35% ऑफ हैंडलूम्स, इंडिया की जो हैंडलूम जो अब होती हैं तो वो पूरी तरीके से फ्लाइंग शटल जो कि ये मैकेनिकल डिवाइस था उससे पूरी तरीके से भर गई। और कुछ रीजन्स जैसे कि ट्रेवनकोर, मद्रास और कोचीन, बंगाल, यहाँ पर भी 70 to 80% हम कह सकते हैं इस तरीके की फ्लाइंग शटल्स और मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ होने लगा। देयर वर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशन। छोटे छोटे और भी बहुत सारे इनोवेशन आविष्कार किए गए थे, हो रहे थे, जिससे कि वीवर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी और वीवर्स जो है मिल में सेक्टर्स में काम कर रहे थे और अपने अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ मिल के कॉम्पिटिशन उनको दे रहे थे। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वीवर वर इन बेटर पोजिशन देन अदर टू सर्वाइव द कॉम्पिटिशन विद मिल इंडस्ट्री। कुछ वीवर्स की पोजीशन तो ठीक ठाक थी, अच्छी थी। अमंगस द वीवर सम प्रोड्यूस कोर्स क्लोथ वाइल अदर वोर फाइनर वैरायटी। कुछ वीवर्स जो होते थे वो मोटे कपड़े का कोर्स क्लोथ मतलब मोटा कपड़ा बनाते थे, तो कुछ वीवर्स आपके बहुत ही फाइन बारीक कपड़ा बनाते थे। द कोर्सर क्लोथ वॉज ब्रॉड बाय द पुअर। जो मोटा कपड़ा होता था वो गरीब लोग खरीदते थे और इसकी डिमांड फ्लक्चुएट करती रहती थी क्योंकि गरीब बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीद पाते थे। और जिस समय अगर बैड हार्वेस्ट है, फसलें बर्बाद हो गई हैं, फेमाइन आ गया है, सूखा पड़ गया है, तब तो रूरल लोग और ज़्यादा जो पैसा होता था वो सिर्फ खाने के लिए यूज़ कर सकते थे, उनकी कैश इनकम भी ख़त्म हो जाती थी तो वो कोई कपड़ा नहीं खरीद पाते थे। द डिमांड फॉर द फाइनर वेराइटी ब्रॉड बाय द वेल टू डू।
तो जो डिमांड होती थी फाइन कपड़े की वो ज़्यादातर किनके द्वारा होती थी, जो कि ठीक ठाक रिच लोग होते थे। तो ऐसे रिच लोगों के ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता था कि चाहे फेमाइन्स आ जाएं, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे फसलें बर्बाद हो जाएं, तब भी वो सामान खरीदते थे। जैसे कि एग्जाम्पल, फेमाइन के आने की वजह से बनारसी साड़ियों की या बलाचूरी साड़ियों की कोई कमी नहीं होती थी, उनकी सेल अच्छे से होती थी। मोर ओवर यू हैव सीन मिल्स कुड नॉट इमिटेट स्पेशलाइज वीवर, और मशीन जो है वो वीवर के हाथ का काम जो है वो कॉपी नहीं कर सकता है, मशीन का काम मशीन का ही होता था। साड़ीज विद द वोवन बॉर्डर्स, बहुत सारी साड़ियाँ बनती थी जिनके बॉर्डर्स पे कढ़ाई होती थी, और रुमाल होते थे, लुंगीज होती थी जो फेमस होती थी मद्रास की, ये सब चीज़ें भी होती थी। दे कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस बाय द मिल प्रोडक्शन। तो ये कुछ खास काम होते थे जो कि हाथ से ही होते थे, और मशीनें या मिल प्रोडक्शन इनको नहीं हटा पा रही थी, इनकी जगह नहीं ले पा रही थी। तो वीवर जो हाथ से बना हुआ काम कर रहे थे उनकी डिमांड यहाँ पर भी अभी भी बनी हुई थी। Weaver and the other craftsmen who continued to expand the production through the 20th century did not necessarily prosper. तो जो वीवर्स थे, कारीगर थे, या जो क्राफ्ट पीपल थे, हाथ का बनाया हुआ काम कर रहे थे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे, तो 20th सेंचुरी तक वो सब ये करते रहे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं मिली। बहुत ही हार्ड लाइफ वो जीते थे, घंटों तक काम करते रहते थे। इवन घर के सारे लोग, महिलाएं, बच्चे भी इस काम में लगे रहते थे प्रोडक्शन के काम को पूरा करने के लिए। But they were not simply remnants of the past time in the age of factory. Their life and the labor were integral to the process of industrialization. लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरीके से फैक्ट्रियों से जुड़े नहीं थे। देयर लाइफ, उनकी लाइफ और उनका लेबर, जो उनका हार्डवर्क था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। That's for today, students. Thank you. In the next video, we will discuss the last part of the chapter. Hello students, this is the next part of the chapter the age of industrialization, और आज का हमारा पहला टॉपिक है where did the worker come from। फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर, फैक्ट्रीज में वर्कर्स की ज़रूरत होती थी। विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्री दिस डिमांड इंक्रीज, और फैक्ट्रियों के बढ़ने की वजह से ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। इन 1901 देयर वर 5,84,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्री। 1901 तक इंडिया में ही सिर्फ 5,84,000 वर्कर्स हो गए अलग अलग इंडियन फैक्ट्रीज में। बाई 1946 द नंबर वॉज टेकन टू 24,36,000। वेयर डिड द वर्कर कम फ्रॉम, और 1946 तक आते आते ये वर्कर्स की तादाद 24,36,000 तक बढ़ गई। ये वर्कर्स कहाँ से आते थे? इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड। ज़्यादातर जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज होती थी, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता था, तो वर्कर आसपास के डिस्ट्रिक्ट जिलों से ही आते थे। पीजेंट्स एंड आर्टिशियन who found no work in the village went to the industrial center in search of work. किसान और कारीगर जिन्हें गांव में कोई भी काम नहीं मिलता था, तो वो इस तरह के इंडस्ट्रियल सेंटर में आ जाते थे काम की तलाश में। Over 50% workers in the Bombay cotton industry in 1911 came from the neighboring district of Ratnagiri, while the mills of Kanpur got most of the textile hands from the village within the district of Kanpur. तो ज़्यादातर 50% वर्कर्स जो बॉम्बे के कॉटन इंडस्ट्री के थे, वो बॉम्बे के पास में डिस्ट्रिक्ट था रत्नागिरी, वहाँ से ही आ जाते थे। और कानपुर की जो मिलें थी, वहाँ पर भी कॉटन टेक्सटाइल में ज़्यादातर जो लोग काम करने वाले थे, तो वो कानपुर के आसपास के जो ज़िले होते थे उन्हीं गाँव में से आ जाते थे। मोस्ट ऑफ्टन मिल वर्कर मूव बिटवीन द विलेज एंड सिटी, रिटर्निंग टू द विलेज होम ड्यूरिंग द हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल। तो ज़्यादातर मिल में काम करने वाले वर्कर्स जो होते थे, वो शहर और गांव के बीच में आते जाते रहते थे, और जिस समय हार्वेस्ट का टाइम होता था, मतलब जिस समय कटाई का समय होता है, या जब कोई तीज त्योहार होता था, तब वो अपने गाँव जाते थे। ओवर टाइम एज द न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, वर्कर्स ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस। तो जैसे जैसे ये न्यूज़ फैलने लगी, तो वर्कर्स जो थे अलग अलग डिस्टेंस से ट्रैवल करते थे और मिलों में जाते थे। दे वेंट टू वर्क्स इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे एंड इन द जूट मिल ऑफ कलकत्ता। तो साथ ही साथ बॉम्बे की टेक्सटाइल मिल हो गई और जूट मिल कलकत्ता की हो गई, यहाँ पर जो वर्कर्स होते थे वो काम करने जाते थे। जॉब मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। मिल्स तो बहुत ज़्यादा थी और डिमांड भी वर्कर्स की बढ़ रही थी। द नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब अवेलेबल, लेकिन काम ढूंढने वाले हमेशा ज़्यादा ही होते थे, जितनी जॉब्स होती थी उससे ज़्यादा। तो एंट्री में मिल का रिस्ट्रिक्शन होना भी बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था।
इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जिनकी इंडस्ट्रीज होती थी वो जो एक इंसान को एम्प्लॉयड करते थे, मतलब एक इंसान को रखते थे, उसको जॉबर कहा जाता था। और जॉबर जो होता था वो और कोई नहीं, इंडस्ट्री का ही बहुत ही पुराना कर्मचारी होता था। और वो क्या करता था, वो अपने जान पहचान के लोगों को गांव से लेकर आता था और उन्हें जॉब दिलाता था, उनको शहरों में आने में मदद करता था, उनको शहरों में रहने में मदद करता था, और अगर कोई दिक्कत होती थी तो उस टाइम पर लोगों को पैसा भी प्रोवाइड करता था। A jobber themselves became a person with some authority and power. और धीमे धीमे जॉबर्स जो होते थे वो भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन गए और इनके पास भी कुछ अथॉरिटी पावर आने लगी। He began demanding the money and gift for his favor and controlling the lives of worker. तो धीमे धीमे जॉबर्स भी लोगों से पैसे लेने लगे ताकि उनको काम दिलाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक, peculiarities of the industrial growth. European managing agencies which dominate the industrial production in India were interested in certain kind of product. जो यूरोपियन एजेंसीज होती थी वो जो कि भारत के इंडस्ट्री को डोमिनेट करती थी, उनको कंट्रोल करती थी, वो किसी तरीके के कुछ सामान में ही प्रोडक्ट्स की डीलिंग में इंटरेस्टेड होते थे। दे एस्टैब्लिश द टी एंड कॉफी प्लांटेशन, एक्वायरिंग द लैंड एट द चीप रेट फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट, एंड दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग, इंडिगो एंड जूट। तो ज़्यादातर ये जो मैनेजिंग एजेंसीज होती थी ये बड़े बड़े टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन को इस्टेब्लिश करती थी और कॉलोनियल गवर्नमेंट से काफ़ी सस्ते दामों पे ये प्लांटेशन को ले लेती थी और काफ़ी भारी मात्रा में ये पैसा इन्वेस्ट करते थे। कहाँ पे? माइनिंग में, इंडिगो, नील की खेती में, जूट की खेती में। When Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, they avoiding competing with Manchester good in Indian market. तो जब इंडियन बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्रीज को भारत में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे तो वो किसी भी तरीके से मैनचेस्टर मतलब जो विदेश के सामान होते थे, गुड्स होते थे, उससे कम्पीट नहीं करते थे भारत की मार्केट में। सिंस यार्न वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट इनटू इंडिया, द अर्ली कॉटन मिल इन इंडिया प्रोड्यूस कोर्स कॉटन, यार्न, थ्रेड रादर देन फैब्रिक। क्योंकि जो यार्न होता था, जो धागा होता था, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा ब्रिटिश इम्पोर्ट्स का नहीं होता था। और ज़्यादातर जो कॉटन मिल इंडिया में होती थी वो मोटी कॉटन को प्रोड्यूस करती थी। व्हेन यार्न वॉज इम्पोर्टेड इट वॉज ओनली ऑफ सुपीरियर वैरायटी। तो जो भी धागा इम्पोर्ट होता था, मतलब जा रहा था, तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था। द यार्न प्रोड्यूस इन इंडियन स्पिनिंग मिल वॉज यूज बाई हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया और एक्सपोर्टेड टू चाइना। तो जो भी धागा इंडियंस के द्वारा स्पिनिंग मिल की मदद से या हैंडलूम की मदद से वीवर्स कारीगर बनाते थे, उसको ज़्यादातर चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अ सीरीज ऑफ द चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत सारे बदलाव होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न में काफ़ी चेंज देखने को मिला। एज द स्वदेशी मूवमेंट गैदर मोमेंटम, जैसे जैसे स्वदेशी मूवमेंट भारत में बढ़ने लगा था, नेशनलिस्ट मोबिलाइज द पीपल्स टू बॉयकॉट द फॉरेन ग्रोथ। तो जो नेशनलिस्ट होते थे, जो देश के लिए लड़ते थे, वो लोगों से वो कहते थे या उनको परsuade करते थे कि उन्हें फॉरेन क्लोथ का इस्तेमाल नहीं करना है। इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द टैरिफ प्रोटेक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशन। तो इंडस्ट्रियल ग्रुप अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे, एक दूसरे की कलेक्टिव इंटरेस्ट, एक दूसरे की भलाई के लिए साथ में काम करने लगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर डालने लगे कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ ना बढ़ाया जाए और उनको कुछ छूट भी दी जाए। फ्रॉम 1906 मोर ओवर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन, सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज हैड जापानीज मिल फ्लडेड द चाइनीज मार्केट। और धीमे धीमे इंडिया का यार्न जो चाइना जा रहा था एक्सपोर्ट होके, वो भी गिरने लगा क्योंकि चाइनीज़ और जापानीज़ की जो मिल्स थी, जो फैक्ट्रियाँ थी, वो पूरी तरीके से फ्लडेड हो गई थी, मतलब पूरी भर गई थी चाइना की मार्केट इनके सामान से। सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगैन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लोथ प्रोडक्शन। तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो भारत के थे वो धागे की बजाय क्लोथ मतलब प्रोडक्शन में उतर आए और क्लोथ का प्रोडक्शन करने लगे। क्लोथ पीस गुड प्रोडक्शन इन इंडिया डबल बिटवीन 1900 to 1912। तो इस तरीके से क्लोथ का प्रोडक्शन धीमे धीमे इंडिया में सिर्फ 12 साल के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। येट टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज स्लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो बहुत ही स्लो था। वॉर की वजह से इंडिया में एक नई तरीके की सिचुएशन आई
क्योंकि ब्रिटिशर्स की मिल जो थी वो अपने वॉर के टाइम में बिजी थी और वॉर की चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए बिजी थी। और ब्रिटिश मिल जो थी वो ज़्यादातर वो प्रोड्यूस कर रही थी जो उनकी आर्मी को चाहिए था। मैनचेस्टर इंपोर्ट इंडिया इनटू इंडिया डिक्लाइन, और इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स का सामान भारत में आ रहा था वो कम हो गया क्योंकि सारा सामान वॉर में जाने लगा था। सडनली इंडियन मिल हैड अ वास्ट होम मार्केट, तो एक तरीके से इंडिया की मिल्स को एक मौका मिला और इंडियन मिल्स को मौका मिला। इंडियन की फैक्ट्रीज का इस्तेमाल किया जाने लगा, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि जो सामान अब वो नहीं बना पा रहे थे तो वो इंडिया की फैक्ट्रीज बना रही थी। जैसे कि जो वॉर में आर्मी के लोगों की यूनिफॉर्म होती है, टेंट हो गया, लेदर के जूते हो गए, जूट बैग हो गया, तो ये सारी चीज़ें, घोड़े पे बैठने के लिए जो सैडल्स होते हैं वो, इस तरीके के बहुत सारे सामान जो हैं वो इंडिया की फैक्ट्रीज बनाने लगी। न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड ओल्ड वन रैन मल्टीपल शिफ्ट, नई नई फैक्ट्रियाँ बन रही थी और पुरानी फैक्ट्रियाँ अलग अलग शिफ्ट में घंटों तक काम करती रहती थी। बहुत सारे न्यू वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था और घंटों तक काम होता रहता था। और वॉर जब तक चलता रहा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसीलिए इतना ज़्यादा बढ़ता भी रहा। आफ्टर द वॉर के बाद क्या हुआ? मैनचेस्टर जो अपना सामान भारत में लाते थे वो दोबारा वो पोजीशन पे नहीं आ पाए जैसे कि वो पहले थे। अब इंडियन मार्केट में उनकी पकड़ कमज़ोर होने लगी। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द यूएस, जर्मनी एंड जापान, द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन क्रम्बल आफ्टर द वॉर। और साथ ही साथ ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो बुरी तरीके से क्रम्बल मतलब धराशाही हो गई, क्योंकि ब्रिटेन जो है यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, जापान जैसे मॉडर्नाइज देशों के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा था और वॉर में नहीं खड़ा हो पा रहा था। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स, कॉटन का प्रोडक्शन उनका बुरी तरीके से ख़त्म हो गया और एक्सपोर्ट भी जो है ब्रिटेन का पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। Within the colonies, local industries gradually consolidated their position, substituting the foreign manufacture and capturing the home market. तो ब्रिटेन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और साथ ही साथ ब्रिटेन ने जहाँ पर भी अपनी कॉलोनीज बना रखी थी तो वहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उन्होंने अपनी पोजीशन पकड़ बना रखी थी। धीमे धीमे फॉरेन मैन्युफैक्चरर से अपना नाता तोड़ के लोकल मार्केट और होम मार्केट में वो ज़्यादा ध्यान देने लगे और होम मार्केट को कैप्चर करने लगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। Next topic. While the factory industries grew after the war, large industries form only a small segment of economy. Most of them, about 67% in 1911, were located in Bengal and Bombay. तो इस वॉर के दौरान बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बढ़ी थी और सिर्फ 1911 में 67% आपकी जो इंडस्ट्रीज थी वो ज़्यादातर बंगाल और बॉम्बे जैसे क्षेत्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही थी। बाकी पूरे देश में हमारे यहाँ छोटे छोटे प्रोडक्शन या छोटे छोटे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे काम हो रहा था। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्री, तो बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा था लेबर्स का जो कि रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में काम करते थे। 5% इन 1911, 10% इन 1931, तो ये एक परसेंटेज दिया है कि सिर्फ 5 to 10% आपके ऐसे वर्कर्स थे जो कि रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में काम करते थे और जो रेस्ट ऑफ वर्कफोर्स था, जो बाकी के कारीगर थे, वो छोटी छोटी वर्कशॉप में या घरों में चल रही यूनिट या सड़कों या गलियों के किनारे किनारे पे जो काम चलता है वहाँ पर अपना काम चलाते थे। इनफैक्ट इन सम इंस्टेंट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपैंडेड, और उसके बाद 20th सेंचुरी तक आते आते हैंडलूम प्रोडक्शन, हाथ का बना हुआ जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होने लगा। नाउ दिस इज ट्रू इन द केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड। व्हाइल चीफ मशीन मेड थ्रेड वाइप्ड आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन 19th century, the weavers survived despite problems. In the 20th century, handloom cloth production expanded steadily, almost trebling between 1900 to 1940. इसका मतलब ये है कि हैंडलूम सेक्टर जो था धीमे धीमे बढ़ रहा था और जो चीप सस्ती मशीन मेड जो थ्रेड होती थी उसका इस्तेमाल होने लगा और इससे जो वीवर जो हाथ से बना हुआ काम करते थे उनको कुछ प्रॉब्लम्स तो आई, लेकिन 20th सेंचुरी में हैंडलूम का काम जो था, क्लॉथ प्रोडक्शन का जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। हाउ डिड दिस हैपन? ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी मशीन या इन्वेंशन हो रहे थे जिसकी मदद से काम को अब करना आसान हो रहा था। दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। हैंडीक्राफ्ट पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, जो लोग हाथ से काम कर रहे थे अब वो नई टेक्नोलॉजी को समझ रहे थे, अपना रहे थे।
इससे क्या हो रहा था, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा था और कॉस्ट भी कम लग रही थी। जैसे कि फ्लाइंग शटल एक आपकी मैकेनिकल डिवाइस था जो कि वीविंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके के डिवाइसेस की इन्वेंशन की वजह से क्या हुआ, वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वर्कर का काम करने का जो स्पीड होता है वो बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ गया और साथ ही साथ रिड्यूस द लेबर डिमांड, और मशीनों की इन्वेंशन की वजह से लेबर की डिमांड में भी कमी आ गई। 1941 तक आते आते 35% ऑफ हैंडलूम्स, इंडिया की जो हैंडलूम जो होती हैं तो वो पूरी तरीके से फ्लाइंग शटल जो कि ये मैकेनिकल डिवाइस था उससे पूरी तरीके से भर गई। और कुछ रीजन्स जैसे कि ट्रेवनकोर, मद्रास और कोचीन, बंगाल, यहाँ पर भी 70 to 80% हम कह सकते हैं इस तरीके की फ्लाइंग शटल्स और मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ होने लगा। देयर वर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशन, छोटे छोटे और भी बहुत सारे इनोवेशन आविष्कार किए गए थे, हो रहे थे, जिससे कि वीवर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी और वीवर्स जो है मिल में सेक्टर्स में काम कर रहे थे और अपने अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ मिल के कंपटीशन उनको दे रहे थे। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वीवर वर इन बेटर पोजिशन देन अदर टू सर्वाइव द कॉम्पिटिशन विद मिल इंडस्ट्री। कुछ वीवर्स की पोजीशन तो ठीक ठाक थी, अच्छी थी। अमंगस द वीवर सम प्रोड्यूस कोर्स क्लोथ वाइल अदर वोर फाइनर वैरायटी। कुछ वीवर्स जो होते थे वो मोटे कपड़े का कपड़ा कोर्स क्लोथ मतलब मोटा कपड़ा बनाते थे, तो कुछ वीवर्स आपके बहुत ही फाइन बारीक कपड़ा बनाते थे। द कोर्सर क्लोथ वॉज ब्रॉड बाय द पुअर, जो मोटा कपड़ा होता था वो गरीब लोग खरीदते थे और इसकी डिमांड फ्लक्चुएट करती रहती थी क्योंकि गरीब बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीद पाते थे। और जिस समय अगर बैड हार्वेस्ट है, फसलें बर्बाद हो गई हैं, फेमाइन आ गया है, सूखा पड़ गया है, तब तो रूरल लोग और ज़्यादा जो पैसा होता था वो सिर्फ खाने के लिए यूज़ कर सकते थे, उनकी कैश इनकम भी खत्म हो जाती थी तो वो कोई कपड़ा नहीं खरीद पाते थे। द डिमांड फॉर द फाइनर वेराइटी ब्रॉड बाय द वेल टू डू, तो जो डिमांड होती थी फाइन कपड़े की वो ज़्यादातर किनके द्वारा होती थी, जो कि ठीक ठाक रिच लोग होते थे। तो ऐसे रिच लोगों के ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता था कि चाहे फेमाइंस आ जाएं, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे फसलें बर्बाद हो जाएं, तब भी वो सामान खरीदते थे। जैसे कि एग्जाम्पल, फेमाइन के आने की वजह से बनारसी साड़ियों की या बलाचूरी साड़ियों की कोई कमी नहीं होती थी, उनकी सेल अच्छे से होती थी। मोर ओवर यू हैव सीन मिल्स कुड नॉट इमिटेट स्पेशलाइज वीवर, और मशीन जो है वो वीवर के हाथ का काम जो है वो कॉपी नहीं कर सकता है, मशीन का काम मशीन का ही होता था। साड़ीज विद द वोवन बॉर्डर्स, बहुत सारी साड़ियाँ बनती थी जिनके बॉर्डर्स पे कढ़ाई होती थी, और रुमाल होते थे, लुंगीज होती थी जो फेमस होती थी मद्रास की, ये सब चीज़ें भी होती थी। दे कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस बाय द मिल प्रोडक्शन, तो ये कुछ खास काम होते थे जो कि हाथ से ही होते थे और मशीनें या मिल प्रोडक्शन इनको नहीं हटा पा रही थी, इनकी जगह नहीं ले पा रही थी। तो वीवर जो हाथ से बना हुआ काम कर रहे थे उनकी डिमांड यहाँ पर भी अभी भी बनी हुई थी। Weaver and the other craftsmen who continued to expand the production through the 20th century did not necessarily prosper. तो जो वीवर्स थे, कारीगर थे या जो क्राफ्ट पीपल थे, हाथ का बनाया हुआ काम कर रहे थे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे, तो 20th सेंचुरी तक वो सब ये करते रहे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं मिली, बहुत ही हार्ड लाइफ वो जीते थे, घंटों तक काम करते रहते थे। इवन घर के सारे लोग, महिलाएं, बच्चे भी इस काम में लगे रहते थे प्रोडक्शन के काम को पूरा करने के लिए। But they were not simply remnants of the past time in the age of factory. Their life and the labor were integral to the process of industrialization. लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरीके से फैक्ट्रियों से जुड़े नहीं थे। देयर लाइफ, उनकी लाइफ और उनका लेबर, जो उनका हार्डवर्क था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। That's for today, students. Thank you. In the next video, we will discuss the last part of the chapter.